वो बहुत ठंडे दिलो दिमाग का, बहुत मुस्तकिल मजाज आदमी था। उसने बंगले पर कोई हंगामा नहीं किया और यूनुस से कहा कि वो दूसरे दिन यानी बुध की शाम को उसके घर आकर उस मसले पर बात करेगा। यूनुस ने आमादगी का इजहार किया और रुखसत हो गया। बुध की शाम 8:30 बजे सेठ शमशाद बेग उसके फ्लैट पर पहुंचा, जो कि नूरी नगर के एक नौ तामीर 5 मंजिला प्लाजा की आखिरी मंजिल पर वाक़या था। फ्लैट में बिजली जल रही थी। उससे सेठ शमशाद बेग ने अंदाज़ा लगाया कि यूनुस अंदर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है वहशतज़ादे एपिसोड नंबर 2। अलियास बेग को फौरी तौर पर भारी रकम की ज़रूरत है। मेजर शाह ने बतलाया। वो बुरी तरह मकरूज़ है और दिवालिया होने की हद तक पहुंच चुका है और तबाही से बचने के लिए उसे फौरी तौर पर रकम दरकार है और इसलिए अपनी सौतेली बेटी को कत्ल करके उसकी दौलत हथियाना चाहता था। गुड, वेरी गुड, मुआवजा हासिल हो गया। अभी नहीं, अभी तो महज एक मफरूज़ा है, मेजर शाह ने कहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंस्पेक्टर नवाज़ को बतला दीजिए, वो मार मार कर अलियास बेग से इकरार जुर्म करा लेगा। कत्ल ख्वाह किसी ने किया हो, हमें उससे गर्द नहीं कि पुलिस क्या करती है, मेजर शाह ने कहा। कातिल की तलाश के हमें नौशाबा के दामन से बदनामी का दाग भी धोना है। अब ये कैसे मुमकिन है? ये तस्वीर और पोस्टमार्टम दोनों से ज़ाहिर है कि नौशाबा पाकबाज तो नहीं थी, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि उसे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस राह पर चलने के लिए मजबूर किया गया था तो उसकी बेगुनाही साबित हो सकती है। मेजर, ये साबित करने के लिए हमें पहले पाशा को तलाश करना पड़ेगा और ये काम आसान ना होगा। आसान होता तो तुम्हारे सुपुर्द क्यों किया जाता, मेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। हुलिया और शनाख्ती तस्वीर तुम्हारे पास मौजूद है। मुझे यकीन है कि वो ऐसी जगहों पर ज़रूर आता जाता रहा होगा जहाँ नौशाबा जैसी आज़ादो ख्याल और खूबसूरत लड़कियाँ आती जाती रहती हैं। तुम्हारे लिए हम दिलचस्पी से खाली ना होगी। और अगर यह बात साबित हो जाए कि पाशा और अलियास बेग में कोई राब्ता था तो मामला आसान हो जाएगा। तकरीबन 24 घंटों के दरमियान बदरुद्दीन की आंख तीसरी मर्तबा खुली थी। हर मर्तबा उसने खुद को उस चिकने फर्श पर पड़ा हुआ पाया जिस अजीब तर्ज के नक्शो निगार जिसे बने हुए थे, और हर मर्तबा उसने एक बिल्ली को घूरते हुए पाया जो उससे कुछ फासले पर बैठी हुई थी। नीम तारीकी में बिल्ली की अंगारी की तरह चमकती आंखें उसे मुसलसल घूरती रहती थी। खौफ से उसके जिस्म पर फरेरी सी आ गई और उसके हाथ पैर उसी में बंधे होने की वजह से अकड़ गए थे। गर्दन दुख रही थी और जिस्म बेहिस महसूस हो रहा था। सर पर लगने वाली ज़रब की टेसें उठ रही थी और उसे कुछ याद ना था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा और उसे क्यों यहाँ कैद किया गया था, और वो कौन लोग थे जो उसे पकड़कर यहाँ ले आए थे। वो जिस कमरे में पड़ा हुआ था उसका फर्श और दीवारें इतनी चिकनी और साफ़ सुथरी थी कि तारीकी में भी चमक रही थी। बनावट भी अजीब सी थी। कम जदीद दौर में शहर के अंदर ऐसी बनावट उसने कभी ना देखी थी। ऐसे लगता था कि वो कदीम दौर के किसी मंदिर में आ गया हो। दीवारों पर रेशमी पर्दे पड़े हुए थे जिन पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। उसके बिल्कुल सामने वाले पर्दे पर एक खौफनाक दरिंदे की तस्वीर थी जिसका सर इंसानों जैसा था, और एक जानब बुलंद स्टैंड पर एक बड़ी बिल्ली का मुजस्मा रखा हुआ था जिसके नीचे अंग्रेज़ी के रोमन हर्फ में टाइगर लिखा हुआ था। और उसने सोचा कि शायद ये इस बिल्ली का नाम होगा, लेकिन उससे बेमुश्किल 2 गज दूर बैठी हुई बिल्ली को मुजस्मा न थी। वो मखमली गद्दे पर किसी मुजस्मे की तरह बैठी हुई उसे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखें हरकत कर रही थी। कमरे में उसकी बिल्ली के अलावा कोई जानदार चीज़ नहीं थी। बदर का ख्याल बार बार अलियास बेग की तरफ जाता, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर उसने रकम वापस लेने के लिए ये हरकत की होती तो यहाँ कैद क्यों करता, और उसे बार बार एहसास हो रहा था कि उसे उस मकार आदमी का आलाकार नहीं बनना चाहिए था। उसने दौलत की खातर अपनी सौतेली बेटी को बदनाम करने की साजिश की। मुमकिन है
मुमकिन है कि उसके आने के बाद नौशाबा को अलियास बेग ने ही कत्ल कर दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन पुलिस की नज़रों में तो कातिल वो था और वो अपनी बेगुनाही साबित करना उसके लिए मुमकिन न था। उसी लम्हे हल्की सी आवाज़ आई और वो चौंक पड़ा। किसी ने हल्के से पर्दा खींचा था। उसने नज़रें उठाई तो हैरत ज़दा रह गया। अंदर से आने वाली रोशनी में उसे वो दोनों खौफनाक अफराद नज़र आए। एक तो देव कामत शख्स था जिसके जिस्म पर सिर्फ एक सफ़ेद लंगोटी बंधी हुई थी, जिस्म पर किसी चिकने तेल की मालिश की हुई थी जिससे वह चमक रहा था। पैर नंगे थे और वो इतना जसीम और तवाना था कि बाजुओं के पट्ठों की मछलियाँ बाहर निकली हुई थी और उसके बराबर रखे हुए शख्स के जिस्म पर सिल्क की सफ़ेद रंग की अबा थी जिसकी लंबी आस्तीनों से उसके हाथ बाहर निकले हुए थे। अबा पर दिल के मकाम पर सुनहरी रंग की एक तस्वीर गड़ी हुई थी और उसका चेहरा लंबा और सफ़ेद हो रहा था। आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी और माथे पर एक स्याह पटका बांधा हुआ था। खौफ की एक सर्द लहर बदरुद्दीन के जिस्म में दौड़ गई। उस शख्स ने बदर की बजाय बिल्ली को मुखातब किया और उसके करीब जाकर आहिस्ता से बोला, शुक्रिया टाइगर। बिल्ली ने आखिरी बार बदरी की तरफ देखा और फिर शाहाना अंदाज में अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद वो शख्स बदरुद्दीन की तरफ मुड़ा। कदीम मिस्र में बिल्लियों को दोतियाओं का अतार तस्वर किया जाता था, खसूसन वो बास्ती की देवी बासत का जब वो मर जाती थी तो उसकी लाश को हनूद करके वो बास्ती के शहर मकबरे के अंदर महफूज कर दिया जाता था। तुम इसके मुस्तहिक तो ना थे कि इतनी मुतबरक मुहाफ़ज़ तुम्हारी निगरानी के लिए मुकर्रर की जाती बदरुद्दीन, लेकिन इत्तेफाक से तुम हमारे लिए बड़े अहम बन गए हो। उसके इशारे पर कवील बहसा शख्स ने कुर्सी बदर के सामने रख दी। वो शख्स कुर्सी पर बैठ गया। अपनी थोड़ी कलाई के सहारे रख कर बदरुद्दीन की जानब झुका और गौर से उसकी आंखों में झांकने लगा। बदर का हल्क खौफ से खुश्क हो रहा था और उसने देखा कि अबा पहने हुए शख्स की दाएं हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी जिसमें सुर्ख रंग का बड़ा सा याकुवत लगा हुआ था। उस याकुवत की शक्ल बिल्कुल आँख की तरह थी। ऐसे लगता था कि जैसे कोई सुर्ख दहकती हुई आँख उसे घूर रही हो और उसके दिमाग में प्यूस्त होती जा रही हो। ये तुम क्या कर रहे हो? बदर ने घबराकर कहा। आखिर तुम क्या चाहते हो? खामोश रहो बदरुद्दीन। एक नरम और मुलायम आवाज़ उसके कानों में गूंजी। तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर होने वाली हैं। पहले मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम कितना जान चुके हो। उस नादान लड़की ने जो अब दुनिया में नहीं है तुम्हें किस हद तक बतलाया है और मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक़्त बिल्कुल नहीं है। इसलिए झूठ और सच की तमीज़ करने में अपनी सलाहियत बर्बाद नहीं करना चाहता। सच और झूठ, बदर ने खौफज़दा लहजे में कहा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ मालूम नहीं है। उसने यकीन दिलाया और नौशाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया, किसी के बारे में कुछ नहीं। अंगूठी को गौर से देखो बदरुद्दीन, गौर से देखो। ज़हन पर जोर दो, जिस्म को ढीला छोड़ दो। मीठी और नरम आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी और उसकी आंखें अंगूठी के नगीने से चिपक कर रह गईं। वह गहराइयों में डूबता चला जा रहा था। अब अपनी आंखें बंद कर लो बदर, तुम सो रहे हो और तुमको नींद आ रही है, गहरी, मीठी और आरामदायक नींद। बदर का जिस्म ढीला पड़ चुका था, वो सो रहा था। अब ये काबू में है, इसे पूजा के कमरे में ले आओ, दराज कद वाले अबा पोश ने कहा। वो एक बुलंद छत वाला कुशादा कमरा था। छत में पोशीदा जगहों से रंग बिरंगी रोशनियाँ उस तरह नीचे आ रही थी जैसे धूप छाँव हो रही हो। दीवारों में पोशीदा मीटरों ने कमरे के दर्जा हरारत को मिस्र के राहगीरों के बराबर कर दिया था। कमरे में पुजारियों का मजमा इस हरारत में लज्जत महसूस कर रहा था। सामने बने हुए बुलंद चबूतरे पर जो कमरे के कोने तक फैला हुआ था, एक नहायत खूबसूरत और नक्शीन तख्त रखा हुआ था जिसके नक्शो रंगा पर सुर्ख और स्याह मलमा चढ़ा हुआ था और बत्तियों का रंग सुनहरा था। तख्त के बिल्कुल सामने कुर्बान गाह थी जो एक लंबी रबड़ के सिल रखकर बनाई गई थी और उसके एक कोने में दायरा नुमा गड़ा सा बना हुआ था जिसमें इंसानी सर आसानी आ सकता था और उसकी दोनों जानब नाली नुमा सुराख बने हुए थे। कमरे के मुखालफ सिमत का पूरा हिस्सा एक दबीद पर्दे ने छुपा रखा था।
वहां मौजूद पुजारियों में से कोई भी इधर नहीं देख रहा था। कमरे में मौजूद अफराद, जिनकी तादाद 20 के करीब थी, अज़तराब के आलम में पहलू बदल रहे थे। उनमें चंद खड़े थे और बाकी कदीम मिस्री तर्ज की नीची कुर्सियों पर बैठे थे। सब की बेचैन निगाहें उस दरवाजे पर मरकूज थी जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। तख्त के पीछे शजर का एक बड़ा पर्दा पड़ा हुआ था और जिस पर एक भयानक शक्ल वाला परिंदा बना हुआ था। उसका सर इंसान नुमा था और उस पर 2 सींग भी निकले हुए थे। चेहरा इतना भयानक था कि देख कर रोंगटे खड़े हो जाएं। मिस्री अलूम का माहर फौरन पहचान लेता कि ये बदरी के कदीम देवता की शक्ल थी। कुर्बान गाह के आखिर में एक शमादान था जिसमें मिस्री ऊद सुलग रही थी और उसकी भीनी खुशबू धुएं के साथ तमाम कमरे में फैली हुई थी। और फिर अचानक पर्दा हटा। दराज कद अपने बाजुओं पर एक बेहोश को उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ। ये बदरुद्दीन था जो तनवीमी नींद के ज़ैर असर था। दराज कद ने उसे कुर्बान गाह पर लिटा दिया और फिर एक जन्म खड़ा हो गया। बुलंदी पर बनी हुई एक महरमदार खिड़की से अचानक तेज़ रोशनी ने चबूतरे की हर चीज़ को नुमाया कर दिया। और फिर अचानक अबा बोश पुजारी ने अचानक अपने दोनों हाथ फैलाए और अनजानी जुबान में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उसके गले में एक नन्हा सा माइक्रोफोन पोशीदा था जिसके ज़रिए दीवारों में लगे हुए खुफिया अलाउड स्पीकर से उसकी आवाज़ गूंज रही थी। और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता मध्यम आवाज़ में कहना शुरू कर दिया, बदी के देवता के पुजारियों, तुम जानते हो हमारी एक पुजारन जिसे हमने कलोपत्रा के नाम से मौसूम किया था, गुमराही की राह पर चल निकली थी। उसने देवता से किया हुआ जो अहद तोड़ दिया था और मैंने सबके सामने ये ऐलान किया था कि उस पर देवता का कहर नाज़िल होगा। तुम जानते हो उसे सज़ा मिल गई और अब वो दुनिया में नहीं है। उसकी लाश का भी नामो निशान नहीं और उसकी सिसकती हुई रूह तमाम अहदे अजाब का शिकार रहेगी। पुजारियों को खौफ से फरेरी आ गई। अबा पोश पुजारी ने फिर कहना शुरू कर दिया, तुम्हारे सामने कुर्बान गाह में बेहिस पड़ा हुआ शख्स कलोपत्रा का शरीक जुर्म है। अब मैं तुम सब के सामने उस शख्स की ज़ुबान से कलोपत्रा की गुमराही का सबूत फराहम करूँगा। बदरुद्दीन, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? बदरुद्दीन के लबों को हरकत हुई। हाँ, तब फिर तुम मेरी हर बात का सच सच जवाब दोगे। तुम जिस लड़की को नौशाबा के नाम से जानते हो, उसने पुजारियों के बारे में तुम्हें कुछ बतलाया था? चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बदरुद्दीन ने कहा, पुजारी नहीं, कुछ नहीं कहा। क्या उसने किसी खौफ और अंदेशे का जिक्र किया था? नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे अनजाने खौफ में मुब्तला नजर आती थी, इसीलिए मैंने उसे आसानी से शराब पिला दी थी। तब फिर तुम उसके बारे में कोई पोशीदा बात नहीं जानते? नहीं, सिवाय इसके कि मैं उसकी ज़िंदगी में पहला मर्द नहीं था, बदर ने जवाब दिया। लेकिन इलियास बेग को इसका इल्म नहीं था, लेकिन मैंने उसे ये बात नहीं बतलाई। अबा पोश चौंक पड़ा और उसने तुमसे काले जादू या किसी पूजा वगैरह का जिक्र किया था? कोई ऐसी बात बतलाई थी जो तुम्हें पुरइसरार लगी हो? काले जादू या पूजा का कोई जिक्र नहीं किया और मैंने उसके सीने पर गोदी हुई तस्वीर के बारे में पूछा भी, लेकिन ओहो, तुमने वो नक्श देखा था? हाँ, मेरे पूछने पर उसने बतलाया कि यह कलोपत्रा का निशान है। एक अहमक ने उसके सीने पर नक्श कर दिया था। ओहो, अहमक ने? अबा पोश के लहजे में सख्ती आ गई थी। तुमने उस नक्श के बारे में किसी को बतलाया था? हाँ, उसके सौतेले बाप इलियास बेग को, और किसी को नहीं। नहीं, मेरी और किसी से बात ही नहीं हुई। अबा पोश ने दराज कद की तरफ देखा। ले जाओ, इसे ख़त्म कर दो, 2 मिनट बाद ये होश में आ जाएगा, उसने कहा। बदर, तुम अब इससे ठीक 2 मिनट बाद बेदार हो जाओगे। पुजारी उस खौफनाक हुक्म का मतलब समझते थे। दराज कद खौफनाक आदमी जब बदर को उठाकर चला तो वह खौफ से कांप उठे। दरवाजे से निकलकर वो गुलाम गर्दश में आ गया जिसके आखिर में एक जीना था। सीढ़ियाँ उतर कर वो नीचे गया। चंद लम्हे बाद फिजा बदरुद्दीन की दिल खराश चीखों से गूंज उठी और ये दर्दनाक चीखें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। सब के रोंगटे खड़े हो गए थे। देवता से गद्दारी का अंजाम सब ने देख लिया। अबा पोश की आवाज़ फिर गूंजी, अब पूजा का आगाज़ होता है। उसने हाथ का इशारा किया। कमरे में धीमी बेजान मौसीकी गूंज उठी। अबा पोश का हाथ बुलंद हुआ और तख्त के करीब रखे हुए ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद हट गया
अंदर लेटी हुई मम्मी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी, यहाँ तक कि सीधी खड़ी हो गई। नशे में झूमते हुए पुजारियों के जोड़े पूजा में दाखिल होने लगे। शारक की जद्दोजहद रह नहीं गई थी। इलियास बेग के बारे में उसे हैरत अंगेज इंकशाफ हुए थे। उसने मेजर शाह के मशवरों पर क्लबों और होटलों के रंगीन माहौल में सिर्फ 2 दिन गुजारे थे कि नताशा जूनियर से मुलाकात हो गई। नताशा एक मामूली घराने की लड़की थी, लेकिन नशा और आवारगी की बिना पर घर वालों की तवज्जो से महरूम हो चुकी थी। वो मालदार लोगों को मतवज्जा करने की माहिर थी और कीमती लिबास में शारक के दिल का शख्सियत ने उसे चौंका दिया था। जैसे ही रक़्स शुरू हुआ, उसने शारक को दावत दी और रक़्स के दौरान तकल्फ़ात की मंजिल से आगे निकल गई। रक़्स के बाद शारक ने उसे लॉन्ज में लेकर बैठा ही था कि नताशा ने शराब का आर्डर दे दिया। सिर्फ एक बार शारक ने कहा, मैं शराब नहीं पीता। बाई, ये कैसे मुमकिन है? तुम जैसा खूबसूरत नौजवान और शराब से परहेज। बात यह है, नताशा के डैडी का मंत्र देखकर तौबा कर ली है। क्या हुआ तुम्हारे डैडी को? शारक ने ठंडी सांस भरी। शराब और औरत के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर दिए उसने। मम्मी ने बिजनेस न संभाल लिया होता तो अब तक हम रोटियों को मोहताज हो जाते। और उनके दोस्त में ऐसे थे। अभी कुछ दिनों कबल एक शख्स उनसे भारी रकम लेकर चलता बना। देखो, शायद तुम उसे पहचानती हो। उसने जेब से तस्वीर निकाल कर दिखाई। नताशा चौंक पड़ी। बदरुद्दीन, ये तो बड़ा मकार ब्लैकमेलर है। तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? जाने दो, मैं नहीं चाहता कि वह बदनाम हो। और उनको इस रास्ते पर डालने वाला एक शख्स इलियास बेग है। तुम इलियास बेग को भी जानते हो? नताशा ने हैरत से कहा। बड़ा कमीना शख्स है और मुझे बदरुद्दीन ने ही उससे मिलवाया था। शारक के लिए इतना ही काफ़ी था। ये बात साबित हो गई थी कि बदर और इलियास एक दूसरे से वाकिफ़ थे। मेजर शाह का शक हकीकत बन गया। तुम बतला सकती हो कि बदर कहाँ मिलेगा? उसने पूछा। उसका कोई ठिकाना नहीं है। 2-3 दिन पहले वो इलियास बेग के साथ यहाँ आया था, तब से मैंने उसे नहीं देखा। नताशा ने जाम खाली करते हुए कहा। तुम इलियास बेग से क्यों नहीं पूछ लेते? शारक ने उससे मज़ीद पूछगछ नहीं की और वो जल्द अज जल्द ये खबर मेजर शाह को देना चाहता था। इलियास बेग घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। नौशाबा की मौत ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया था और वो बेहद परेशान रहने लगा था। अब तक जो कर्ज उस उम्मीद पर लिए थे कि नौशाबा की दौलत रुखसाना को मिलने के बाद अदा कर देगा, और उनकी अदायगी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। शराब और अय्याशी ने उसे तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी और उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैं इलियास बेग बोल रहा हूँ। उसने किन अखियों से रुखसाना की सिमत देखते हुए कहा, जो उसे गौर से देख रही थी। हेलो इलियास, एक सुरीली नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। तुम कितनी जल्दी मेरे पास पहुँच सकते हो? इलियास चौंक पड़ा। आवाज़ नई थी लेकिन बहुत सुरीली। कौन बोल रहा है? उसने रुखसाना को सुनाने के लिए पूछा। नाम पूछकर क्या करोगे डार्लिंग, बस आ जाओ। बोलने वाली ने इस अंदाज में कहा कि इलियास बेग के खून में हिद्दत आ गई। लेकिन क्यों, क्या काम है? उसने आवाज़ पर काबू पाते हुए कहा। कलोपत्रा के बारे में बात करेंगे। इलियास बेग के जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उसे याद आया कि बदर ने उस नक्शे का जिक्र किया था जो नौशाबा के सीने पर बना हुआ था। कलोपत्रा की तस्वीर तो बदर ने एक ब्लैकमेल करने के लिए किसी औरत का इस्तेमाल किया था। कमीना कहीं का। इलियास बेग ने फिर भी अपने शुबे की तस्दीक ज़रूरी समझी। कौन कलोपत्रा? मैं नहीं समझा। एक हल्का सा कहका सुनाई दिया। तुम इतने भोले नहीं हो इलियास बेग। बदर की ज़ुबानी इतनी आसानी से बंद नहीं होगी। खौफ की एक सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। अब उसे यकीन हो गया कि बदर ने ब्लैक मेलिंग का नया तरीका अख्तियार किया था, लेकिन वो इनकार ना कर सकता था। पता नहीं उस कमीने ने उस औरत को क्या बता दिया था। कहाँ आना है मुझे? इलियास बेग ने थके हुए लहजे में पूछा। और कब? ठीक 11 बजे नौज़ादा स्टेशन के पास होटल न्यू गार्डन है। बस होटल के गेट के सामने आ जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूँगा। वो कार से उतरकर होटल गार्डन की सिमत बड़ा ही था कि किसी ने बड़े प्यार से उसे पुकारा। इलियास बेग ने उसे चौंक कर देखा। तारीकी से निकलकर वो उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इलियास को अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था। सुनहरे बालों वाली ये हसीना उसे किसी दूसरी दुनिया की मखलूक नजर आ रही थी।
इतनी हसीन व जमील और भरपूर औरत उसने पहले कभी ना देखी थी। चंद लम्हे वो मबहूत बनाव से घूरता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, हाँ मैं अलियास हूँ, और तुम? वही खनखनाता व सुरीला कहका फिर सुनाई दिया, नाम में क्या रखा है, तुम काम से गर्द रखो। उसने कहा कि आओ मेरे साथ। अलियास बेग किसी जहरज़दा इंसान की तरह उसके साथ चलने लगा। उस कमीने बदरुद्दीन ने अगर तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करो, तो वो खिलखिलाकर हंसी। ओहो अलियास डार्लिंग, क्या मैं तुमको ब्लैकमेलर नजर आती हूँ? उसने अलियास का बाजू पकड़ते हुए कहा, मैं तो सिर्फ किस्मत का हाल बताती हूँ, मुमकिन है तुम्हारी किस्मत खुलने वाली हो। खूब, तो ये काफर अदा किस्मत का हाल बतलाकर लोगों को फांसती है। अलियास ने सोचा, अगर आज रात ये मिल जाए तो वाकई किस्मत खुल जाए। यही लालच उसे आगे ले जा रही थी। सड़क के मोड़ पर एक मर्सिडीज कार खड़ी हुई थी। उस होशरबा को कार चलाते देखकर अलियास को कोई हैरत ना हुई। गार्डन पार्क से होकर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई, पार्क स्ट्रीट से होकर मुख्तलिफ सड़कों से, और एक बंगले के सामने रुक गई। हर सिमत सन्नाटा तारी था। औरत दरवाज़ा खोलकर उतरी और फिर मर्सिडीज साइड पर खड़ी करके अलियास को देखा और कहा, क्या अंदर आने का इरादा नहीं डार्लिंग? अलियास का दिल उस दावत से उछलने लगा और उसका दिमाग उस काफर अदा के जिस्म से आने वाली भीनी भीनी खुशबू से मखमूर हो रहा था। औरत ने घूमकर गिरदो पेश देखा और फिर मुतमिन होकर बंगले के गेस्ट में दाखिल हो गई। लान के जीने से चढ़ते हुए वो बलाई मंदिर पर खिंचे और उसने दरवाज़ा खोलकर लाइट जलाई और अलियास की सिमत देखकर मुस्कुराई। क्या बदर यहाँ मौजूद है? अलियास ने पूछा। नहीं डार्लिंग, यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और मौजूद नहीं। औरत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या पियोगे? जो चाहो पिला दो। अलियास बेग मुस्कुराकर बोला, मुझे तो बिन पिए नशा हो रहा है। वो दिल नवाज अदा से मुस्कुराई। तुम आराम से बैठो, मैं लिबास तब्दील करके अभी आई। और उसने शराब की बोतल और गिलास उसके सामने मेज पर रखते हुए कहा, इतना ना पी लेना कि जब वापस आऊं तो बेहोश मिलो। वो दरवाज़ा खोलकर बराबर वाले कमरे में चली गई। अलियास ने कीमती शराब का जाम भरा और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। कमरे के एक कोने में बड़ा सा स्टैंड रखा था, जिस पर एक अजीब तर्ज की शीशे की हांडी रखी थी। उसमें भूरे रंग के रेत रखी हुई थी। दीवारों पर जगह रेशमी कपड़े के लंबे लंबे पर्दे टंगे हुए थे, जिन पर बने हुए नक्शो निगार उसकी समझ से बाहर थे। औरत वाकई किस्मत का हाल बतलाने का कारोबार करती थी। अपने असली पेशे की पर्दा पोशी का अच्छा तरीका था। अभी वो सोच ही रहा था कि वो कमरे में दाखिल हुई। अलियास बैग ने एक गहरे सांस लेकर कहा, हाँ अब बतलाओ, बदर ने तुमसे क्या कहा? यही बात पूछने के लिए तो मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि नौशाबा के बारे में बदर ने तुमको क्या बातें बतलाई हैं? नौशाबा के बारे में? अलियास ने चौंकते हुए कहा, कोई ख़ास बात तो नहीं। कोई ख़ास बात नहीं। जो कुछ उसने कहा था वो अब सबको मालूम हो चुका है। औरत के लबों से मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई और वो चंद लम्हे अलियास बेग को घूरती रही। फिर आहिस्ता से बतली, तुम्हारा मतलब है कि जो कुछ बदरुद्दीन ने बतलाया था वो तुमने सबको बतला दिया? नहीं, मेरा मतलब है कि नौशाबा के बारे में सब कुछ अखबार में आ चुका है और बदरुद्दीन ने सिवाय एक चीज़ के और कोई बात नहीं बतलाई। और वो एक चीज़ क्या है? तो पहले ही जानती हो, वरना फ़ोन पर उसी का हवाला क्यों दिया था? अलियास बेग ने जवाब दिया। नौशाबा के सीने पर कलोपत्रा की शक्ल गूदी हुई थी। वो बेसवाख्ता मुस्कुरा दी और अलियास बेग से और करीब हो गई। तुमने यकीनन ये बात अपनी बीवी को बतलाई होगी? नहीं, उसने फ़ौरन कहा, किसी को नहीं। तुम जानती हो कि मैं उसका जिक्र किसी से नहीं कर सकता था। अब मैं तुम्हारी किस्मत पढ़ूं। उसने एक हाथ हांडी में भरी हुई रेत पर रखा और दूसरे से अलियास बेग का हाथ थाम लिया और फिर रेत को घोरने लगी। लेकिन उसके जिस्म के लमस ने अलियास बेग को दीवाना कर दिया और उसने मखमूर आवाज़ में कहा, मेरी किस्मत में इस वक्त जो कुछ है और उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। औरत इस तरह उछल कर खड़ी हो गई जैसे बिच्छू ने डंग मार दिया हो, और वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में सफाकी और खौफ झलकने लगा था। ठीक है, अब तुम इसे संभाल लो, उसने सामने खड़े दराज कद आदमी को देखते हुए कहा। अलियास बेग फुर्ती से मुड़ा। दरवाजे में खड़े हुए दियो कामत को देखकर उसकी रूह फना हो गई थी।
दराज का मत आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिमत बढ़ रहा था। अलियास बेग घबरा कर खड़ा हो गया, लेकिन खौफ ने उसके पैर मजबूत कर दिए, क्योंकि दराज कद ने अचानक खंजर निकाल लिया था। शलूका, यहाँ कोई खून रेजी नहीं होगी, औरत ने थकमाना लहजे में कहा। नातक भूखा होगा, इसी के लिए इसे महफूज कर लो। अलियास बेग ने खौफजदा होकर भागने की कोशिश की, लेकिन शलूका के आहनी हाथों ने उसकी गर्दन दबोच ली। अलियास बेग उसकी गिरफ्त में तड़पने लगा और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अगर औरत मुदाखलत ना करती तो शायद अलियास बेग वहीं दम तोड़ देता। शलूका ने हकारत मेज में उसे सोफे पर डाल दिया। शारक एक तारीख दरवाजे में खड़ा था और उसकी निगाहें बंगले के उस दरवाजे पर मरकूज थीं जिसमें अलियास बेग एक अनजानी औरत के साथ दाखिल हुआ था। मेजर शाह घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए शारक ने उसके नाम पैगाम छोड़कर फ़ोन से सूरत हाल की तफसील को तारा को बता दी थी और खुद अलियास बेग की निगरानी के लिए रवाना हो गया था। अलियास बंगले से निकला तो शारक की कार उसके ताक़ब में थी। होटल न्यू गार्डन से यहाँ तक वो बिला किसी दुश्वारी के ताक़ब करता आया था। अब अचानक फुहार पड़ना शुरू हो गई। शारक के लिए ये अंदाज़ा करना दुश्वार था कि बदरुद्दीन यहाँ मौजूद है या नहीं, लेकिन वो अलियास बेग का ताक़ब इसलिए कर रहा था कि शायद उसके ज़रिए बदर तक पहुँच जाए। वो बंगले के बिल्कुल करीब एक बंद दरवाजे से चिपका हुआ खड़ा था। दरवाजे के ऊपर चौड़ा सा छज्जा था और जिसका साया उस तारीकी और बारिश से तो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था। उसने दोबारा फ़ोन किया था, लेकिन मेजर शाह वापस नहीं आया था। उसने सोफिया को फिर सूरत हाल से आगाह किया। खड़े खड़े जब पैर रखने लगा तो अचानक उसने दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी और वो चौंक कर उस तरफ देखने लगा। दरवाजे से ही वही खूबसूरत औरत बाहर निकली जिसके साथ अलियास बेग आया था। शारक सोच रहा था कि शायद अलियास बेग के साथ बदरुद्दीन भी नजर आ जाए, लेकिन वो एक स्याह देव कामत को देखकर हैरान रह गया जो अपनी पुश्त पर एक बड़ा लंबा बक्स लेकर नीचे उतर रहा था। तनोतोष और हुलिये से वह बहुत ख्वार मालूम हो रहा था। औरत ने गेट से बाहर खड़ी हुई कार का पिछला दरवाज़ा खोल लिया, लेकिन दराज कद की तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद कार के अंदर ना जा सका। बक्स अंदर नहीं जा सकता, मुझे ऊपर वापस जाना पड़ेगा, दराज कद आदमी ने मायूस होकर कहा। औरत ने इधर उधर देखा और झंझलाकर कहा, तो फिर जल्दी करो, वैसे कोई खतरा नहीं है, हर सीमत सन्नाटा है। शारक चौकन्ना होकर खड़ा हो गया और वो तारीकी में दरवाजे से चिपक गया था ताकि किसी को नजर में ना आ सके, लेकिन अगले ही लम्हे वो हैरत ज़दा रह गया। दराज कद इस मर्तबा तनहा नहीं आ रहा था, वो किसी को पुश्त पर उठाकर ला रहा था। गेट के करीब पहुंचकर जब वो रोशनी में आया तो शारक चौंक उठा और उसने अलियास बेग को पहचान लिया था जो बेहोश नजर आ रहा था, क्योंकि जब दराज कद आदमी ने उसे अंदर डालने की कोशिश की तो उसके लबों से एक कराह निकल गई थी। दराज कद ने वापस जाकर दरवाज़ा मुतकफ़ल कर दिया और वापस आ गया। कार फौरन रवाना हो गई थी। शारक भागता हुआ अपनी कार तक पहुंचा जो कुछ फासले पर खड़ी थी। बारिश अचानक शदीद हो गई थी और वो किसी कीमत पर भी मर्सिडीज को खोना नहीं चाहता था। बारिश की वजह से कार का ताक़ब दुश्वार हो गया था, क्योंकि मूसलाधार बारिश की बिना पर थोड़े फासले की चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। शारक ने दानिस्ता फासला ज़्यादा नहीं रखा, वैसे एहतियात उसने मर्सिडीज का नंबर नोट कर लिया था। वो मेन सड़क से गुजरे और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए कई बार मर्सिडीज की लाइट ने उसकी रहनुमाई की, यहाँ तक कि बुर्ज पार करके वो सड़क पर उस हिम्मत बढ़ने लगी जहाँ आबादी का सिलसिला शुरू होता था, जहाँ रात को लोग कम आते थे। जैसे ही मर्सिडीज मुड़ी, शारक ने तेज़ी से अपनी कार आगे बढ़ाई और इसलिए कि वो साइड से आने वाली ट्रक को ना देख सका। टक्कर इतने ज़ोर से हुई थी कि धमाके से फिजा गूंज उठी। ट्रक की रफ्तार खासी तेज़ थी, कार के परखच्चे उड़ गए और ट्रक अपने साथ से उसे दूर तक घसीटता ले गया। ट्रक ड्राइवर जब नीचे उतरा तो बड़ी मुश्किल से कार के कुचले हुए ढांचे से शारक को बाहर निकाल सका। शारक का खून में लथपथ था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खतरनाक हो चुकी थी। उसे फौरन इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए थिएटर में ले जाया गया। मेजर शाह ने अपना काम नौशाबा की पार्टनर करने से शुरू किया, लेकिन वो नौशाबा की निजी ज़िंदगी के बारे में कोई बात ना बतला सकी। मेजर शाह ने बौतीक की औरतों और किरण से नौशाबा की दोस्तों और
वह वाकफकारों की फहरिस्त तैयार की और हर एक से फर्दन मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। ये पूरी जिम्मेदारी दानिस्ता शायर को न दी गई थी। वो हर एक को पाशा की शनाख्ती तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता, लेकिन कोई कार आमद मालूमात ना हासिल हो सकी। किरण ने उसे फैशन आर्केड का पता भी दिया था। ये वही आर्ट स्कूल था जहां जदीद फैशन के डिज़ाइनों की तरतीब दी जाती थी। नौशाबा और किरण दोनों ने यही तरबियत हासिल की थी और यही उनकी दोस्ती हुई थी। मेजर साहब फैशन आर्केड के डायरेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपने आर्ट डायरेक्टर मिस्टर माइकल से किसी नए डिज़ाइन के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। शाह को देखकर मुस्कुराए और उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, फरमाइए मेजर शाह, हम क्या खिदमत कर सकते हैं? डायरेक्टर साहब ने कहा, मैं नौशाबा के सिलसिले में कुछ मालूम करना चाहता हूँ। मेजर शाह ने कहा, वो आपकी तालबा रह चुकी है। मिस्टर माइकल ने गौर से मेजर शाह को देखा लेकिन खामोश रहे। नौशाबा जी, बेशक पूछिए, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बतला सकेंगे। प्रोफेसर, आप जानते हैं यहाँ इतनी लड़कियाँ तरबियत के लिए आती हैं कि आप दोनों ने कभी उस शख्स को नौशाबा के साथ देखा है? मेजर ने पाशा की तस्वीर मेज़ पर रखी। जी नहीं, डायरेक्टर साहब ने कहा, शायद मिस्टर माइकल कुछ बतला सकें। डिज़ाइन क्लास यही लेती हैं। मैंने उस शख्स को कभी नहीं देखा। माइकल ने नागवारी के साथ जवाब दिया, मैं डिज़ाइन आर्टिस्ट हूँ मिस्टर मेजर शाह, मुझे इतनी फुर्सत नहीं होती कि चेहरों पर नज़र रखूँ।